अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसको आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इसमें जो है ड्राइवर लोगों के रिलेटेड भी है, जिनका जो है लाइसेंस जो है वहाँ जाते हैं दूसरी बार, तो लाइसेंस के रिगार्डिंग है। मतलब एक बार फाइनल एग्जिट आ चुके हैं, फिर सऊदी अरब गए हैं, उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो इस वीडियो को जो है आप आखिर तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरा न्यूज़ जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मेरे वीडियोस को जो है अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके जो भी सवाल जो भी कंसर्न रहे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकें और मैसेज में पूछ सकें। सवालात आपके जो भी रहते हैं वो ट्रैवल के रिगार्डिंग रहते हैं, चाहे टिकट हो, वीज़ा हो, या फिर वहाँ पे कैसे क्या रूल्स हैं, इसके रिगार्डिंग लोगों के सवाल रहते हैं, वो लोग मुझे पूछते हैं। आप भी पूछना चाहते हैं आप भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ जो है ड्राइवर लोग के ही रिगार्डिंग है। जितने भी ड्राइवर लोग हैं, अगर वो लोग फाइनल एग्जिट आ चुके हैं या छुट्टी पे आए हैं अपने देश, उसके बाद से वो छुट्टी पूरा करके नहीं गए और 3 साल का बैन हो गया, बैन के बाद जब वो लोग सऊदी अरब जाते हैं या जो लोग फाइनल एग्जिट आके सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब दूसरे वीज़ा पे जाते हैं वो लोग, तो दूसरे वीज़ा पे जाएंगे, उनके पास लाइसेंस सऊदी का रहेगा। उसके रूल्स जो है बताया गया है मुरूर के द्वारा कि वहाँ पे लाइसेंस आपका कैसे रिन्यू होगा। तो देखिए अब जो है इकामा नंबर से आपका लाइसेंस बनेगा, ये जो है क्लियर कर दिया गया है। तो आपका पुराना जो इकामा था वो तो ऑलरेडी एक्सपायर होगा, आप उस पर एग्जिट हो गए, तो नए इकामा पे आपका लाइसेंस बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका लाइसेंस पुराना वाला वैलिड है तो बहुत ही आसानी से आपका जो है दूसरा लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर पुराना लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए फिर आपको जो है प्रोसेस करना पड़ेगा, मेडिकल करना पड़ेगा और जो भी उसके मतलब नए प्रोसेस जो लाइसेंस बनने के होते हैं वैसे। लेकिन रियायत तो कुछ रहेगी क्योंकि अब सऊदी का लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी लेकिन जिनका एक्सपायर है उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा रास्ता, कि उनको मेडिकल और ये सब जो है आगे के प्रोसेस रहेंगे उनके थ्रू होके गुजरना रहेगा, तो उनको नया लाइसेंस मिलेगा। और एक जो अगला न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ये काफ़ी जो है डराने वाला घबराने वाला न्यूज़ है। एक जो है प्रवासी जो नागरिक था, विदेशी नागरिक जो नेपाल का रहने वाला था, सऊदी अरब में जो है उसका गला काटने का आदेश दे दिया गया था। अक्टूबर में उसका गला काट दिया गया है और इस पे जो है नेपाली जो एम्बेसी है और नेपाल के जो एम्बेसडर हैं वो काफ़ी जो है नाराज़ हैं वो लोग। क्योंकि ये लोग क्यों नाराज़ हैं, उसको 2014 में उसने जो है एक किसी का हत्या कर दिया था, उसका आरोपी उसको पाया गया था और उसके आरोप में उसको जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो अभी वो जेल में था, लेकिन इसी साल अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट तक उसको जो है सज़ा सुना दिया गया गला काटने का, कि अब इनका जो है गला काट दिया जाएगा। लेकिन उस बीच जो है जो ये चला है 7-8 साल का टाइम, इसमें ये जो यहाँ के नेपाल की एम्बेसी है या नेपाल के जो भी दूतावास के लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा संपर्क किए हैं और क्षमा मांगने की कोशिश की है, सॉरी किए हैं और उसको उसकी सज़ा जो है कम करने की या उसको माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग कोशिश किए हैं। बार बार सऊदी गवर्नमेंट से इन्होंने कहा है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सऊदी अरब में कोई भी क्राइम करते हैं तो उसका सज़ा दिया जाता है, बिना सज़ा दिए आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, जिसका आपने नुकसान किया है अगर वो आपको माफ़ कर दे, मतलब ऐसा भी एक सीन आया था, मैं आप लोग बता दूं। मैं जब कतर में था तो कतर में क्या हुआ था कि एक बंदे की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और दूसरा एक जो लड़का था बाइक से था और इंडियन था जो गाड़ी चला रहा था और वो कतरी था जो बाइक से था, तो इसके लापरवाही की वजह से कैसे भी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट बाइक वाला मर गया, कतरी लड़का। तो फिर इनको जेल हो गई, लाइफ टाइम की सज़ा। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तो बेटा जो बाप था उस लड़के का, जो लड़का मर गया, उसके बाप ने इनको माफ़ कर दिया। नहीं तो इनको इनको भी मतलब यही सज़ा होती कि फिर इनका लाइफ टाइम जेल में गुजरता। लेकिन उनको जो है उस कतरी का दिल नरम हो गया और उसने माफ़ कर दिया कि भाई इनको माफ़ कर दिया जाए, मेरा लड़का की ज़िंदगी उतनी ही थी, वो मुझसे चला गया, दूर चला गया मुझसे, मतलब वो हमेशा के लिए दूर चला गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये भी किसी का लड़का है और ये भी अपनी फैमिली से जो है हमेशा के लिए दूर हो जाए और इसके ऊपर डिपेंड है वहाँ के लोग, तो फिर उन लोगों को दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि ये कमाता है तो लोग वहाँ पे खाते हैं। तो ये सब सोच के उसने इनको माफ़ कर दिया और वो आदमी आज भी कतर में काम कर रहा है। ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या चलता है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर किसी के साथ आपने कुछ गलत किए हैं, मार पिटाई भी कर दिया, उसने माफ़ कर दिया, तब तो ठीक है। नहीं तो आपको, अगर उसने क्लेम किया कि मुझे इतना नुकसान की भरपाई करनी है तो करनी है। अगर आपने किसी का जान लिया, उसके घर वाले बोले नहीं जान के बदले जान चाहिए, तो आपकी जान जाएगी। तो इसमें ये था। तो ये अचानक से जो इसको
नेपाली लड़के को जो ये अचानक से गला काटने का फैसला आ गया, उसका गला काट दिया गया, तो इस पे ऑब्जेक्शन जताया है नेपाल की एम्बेसी ने कि हमको जो, और इन्होंने तलब भी किया यहाँ नेपाल में जो है जो सऊदी एम्बेसडर, उनको तलब भी किया गया, उनको बोला भी गया कि हमको जो है बार बार क्षमा मांगने के बाद भी और क्षमा याचिका को खारिज कर दिया गया, मेर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया गया, और ये तो चलो खारिज कर दिया गया, लेकिन बिना बताए ही उस आदमी का गला काट दिया गया। एटलीस्ट बताना चाहिए था। तो उस आदमी का गला काट के फिर उसको जो है दफन कर दिया गया वहीं पे। वहाँ पे कानून बहुत सख्त है। कई कई बार तो गला काटने के बाद से जो बॉडी रहती है, उस बॉडी को वहीं लटका दिया जाता है चौराहे पे। तो जो भी लोग हैं वो सब लोग तो जानते हैं कि कितना वहाँ पे सख्त कानून है, और इसका फ़र्क तो कुछ उन लोगों को पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमारा कानून है, कानून के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा ये ध्यान में देने वाली चीज़ है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसके बाद से भी दोस्तों मैं अगली जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से आ रहा है। वहाँ पे भी क्या है ना, अभी शीर शीर करके एक जो है कंपनी का लॉन्च किया गया है, एक ब्रांड लॉन्च किया गया है जो इलेक्ट्रिक कार्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो बनाएगा वहाँ पे। और एक ये चीज़ ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से चलने वाला या बैटरी से चलने वाला जो कार वगैरह होते हैं। और वो ये नहीं कि मतलब नॉर्मल कार बनाए जाएंगे, सेडान एसयूवी टाइप की कार, बड़ी कारें बनाई जाएंगी जो बैटरी से चलेंगी। और एक दूसरी जो खासियत ये है कि वो जो कार मैन्युफैक्चर होगी वो टोटली सऊदी अरब में मैन्युफैक्चर होगी, वहीं पर बनाया जाएगा, वहीं पर ब्रांडिंग होगा। तो ये चीज़ें आप सुन के सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो पेट्रोल भारम्बार है, तो उनको इलेक्ट्रिक पे डिपेंड होने की, बैटरी पे डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है। तो सऊदी अरब भी भली भांति जानता है कि जो है आने वाले समय में हो सकता है पेट्रोल गायब हो जाए, और पेट्रोल की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करने के लिए वो ऐसा चाह रहा है कि हम लोग एक अल्टरनेट जो है, पूरी दुनिया जो तलाश रही है तो हम भी तलाश लें, हम भी इसमें जो है आगे बढ़े। इसीलिए उसने एक कंपनी बनाया, शीर नाम से एक ब्रांड बनाया, और वो जो है इलेक्ट्रिक बाइक को प्रोड्यूस करेगा वहाँ सऊदी अरब में। इसके बाद से अगला न्यूज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब में रहते हैं, जिनका बैंक अकाउंट है। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने जो है लोगों को चेतावनी दिया है, फिर से अलर्ट किया है, बार बार अलर्ट करता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रॉड है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड। तो प्रवासी मजदूरों का खाता खाली हो जाता है, अकाउंट से पूरे पैसे चले जाते हैं, मेहनत से कमाई और चली जाती है। ऐसा कई बार हुआ है, कई मेरे जानने वालों के साथ भी हुआ है कि वो पूरा पैसा उनका उड़ गया। लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, तो उसमें उन्होंने किया है कि कोई भी कॉल करके, बैंक की तरफ से आपको कॉल जाएगा तो आपके बैंक के डिटेल्स नहीं पूछे जाते हैं कि भाई आप ये दे दो, ये दे दो, ओटीपी दे दो, या फिर आपके एटीएम के डिटेल्स बता दो, कुछ भी नहीं पूछा जाता। उन्होंने ये भी बताया। लेकिन जो फ्रॉड होते हैं वो क्या हथकंडा अपनाते हैं, वो लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका अकाउंट जो है बंद होने वाला है, कुछ ज़रूरी अपडेट करनी है, अगर ये अपडेट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जो आपका पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा उसी में। तो वो जो है अपडेट आप फटाफट करा लीजिए, इसी कॉल पे मैं जो जो पूछता हूँ मुझे बता दीजिए, तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा, बंद नहीं होगा। तो उसमें वो लोग सब पूछ लेते हैं आपसे, अकाउंट नंबर बताओ, एटीएम कार्ड बताओ, उस पीछे का पिन बताओ, और फ्रॉड के आप शिकार हो जाते हैं, फिर पैसे चले जाते हैं आपके। उसके बाद से और भी वो लोग एक नया तरीका अपनाए हैं, वो नए तरीक़ों का खुलासा किया गया इसमें कि वो लोग जो है ना फिनेंशियल कंपनी के बिहाफ पे फ़ोन करते हैं कि हम ये फाइनेंशियल कंपनी के बिहाफ पे फ़ोन कर रहे हैं और आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। मतलब आपको लालच दिया जाता है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना ज़्यादा मिलेगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बैठे बैठे अपने घर से इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना पैसा आप कमा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें बता के और आपसे पूरी डिटेल्स ले ली जाती है फॉर्म भरने के नाम पे ऑनलाइन, और डिटेल्स आप देते हैं, आपका खाता खाली हो जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ऐसे फ्रॉड से बचिएगा। बैंक कभी भी कॉल करके आप लोगों से ये चीज़ें नहीं पूछेगा। कोई भी अगर ऐसी चीज़ें पूछता है तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड कर रहा है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, इस लालच में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और एक अगली न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो कतर के रिगार्डिंग है। देखिए कतर में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं, बिना पैसे के काम करने पे लोग जो है मजबूर हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और सैलरी 2-2 4-4 महीने की नहीं मिल रही है। और इस केसेस में इजाफा हो रहा है लॉकडाउन के बाद से। 2021 में जो ऐसे ये केस जो रिकॉर्ड किए गए थे, जिसको फाइल किया गया था कोर्ट में, उसमें 10,000 से कुछ ज़्यादा केसेस थे। लेकिन अभी उसमें बढ़ोतरी हो गई है, 24-25 हज़ार के करीब जो है केसेस जो है वो पहुंच गए हैं। 24-25 नहीं, 34,000 35,000 के करीब पहुंच गए, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है ये 2022 में। जिन लोगों का कंप्लेन है उन लोगों ने कंप्लेन किया है कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही, हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, और इस पे जो है विचार किया जा रहा है। और इस पे जो है जो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कतर को जो है ये चीज़ें उनको भी बताया है कि आप लोग ऐसा मतलब जो भी हो रहा है आपके वहाँ, ये हमारे नॉलेज में आ रहा है, तो इसको आप ख़त्म करें, ये चीज़ें ना होने दो। जो बाहरी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कतर में जो है 100% आबादी में से 80% आबादी बाहर के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो बाहरी लोग हैं, 20% ही कतरी है वहाँ पे टोटल आबादी में। तो आप समझिए कितने तादाद में वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पे शुरू होने वाला है इसी 2022 के 20 नवंबर को।
ये 20 नवंबर, इसी महीने में 20 नवंबर को शुरू होगा और ये हालात आ रहे हैं, ये रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कतर के लिए बैड न्यूज़ रहेगा। तो कतर की जो मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री, वो लोग भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन जो केसेस में इजाफा हो रहा है इसको निपटारा किया जाए और उन कंपनी पे लगाम लगाया जाए जो लोग जो है सैलरी देने में कोताही कर रहे हैं या 2-2, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हैं, लोगों से ऐसे ही काम कराए जा रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से अगली न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान से रिलेटेड है ये न्यूज़। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के, उनके ऊपर कल हमला हुआ था, उनके पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया, इमरान खान जी, उनका नाम इमरान खान, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उनके पैर में गोली लगी और उनको जो है उन्होंने बाद में बताया कि मैं मतलब हालात मेरी स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जान से मारने की कोशिश की गई, गोली पैर में लगी और वो अभी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन ठीक है। और ये देखिए कैसा होता है वहाँ पे, पाकिस्तान का सीन कैसा है कि एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर रहा और उसके बाद से वो आदमी अगर उसके समझिए एक तरह का तख्ता पलट ही कहेंगे करके, और गवर्नमेंट को हथियाने के बाद से और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको मार दिया जाए। उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे जान को खतरा है और हमले भी होने उनके ऊपर शुरू हो गए। ये काफ़ी निंदनीय है। इसको जो है सऊदी अरब ने काफ़ी इसकी निंदा किया हुआ है और कड़े लहजे में निंदा करते हुए मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने लेटर भी जारी किया, अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है। उसके बाद से एक और न्यूज़ मैं आखिर में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये चीज़ है कि सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री पे ईरान जो है कभी भी हमला कर सकता है। ईरान जो है बौखलाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो है एक चीज़ चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब को लेके, क्योंकि वहाँ की औरतें हिजाब निकाल के फेंक रही हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, हमको हिजाब नहीं चाहिए। ये देखिए एक्सप्रेशन, ये अपने ऊपर है, ये अपने आप अगर चाहते हैं तो हिजाब लगाएं, नहीं चाहते हैं नहीं लगाएं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से लगाना ज़रूरी है। तो वो वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि आपको लगाना है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ज़बरदस्ती मत होगी। तो ये चीज़ों के लेकर वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी झड़पें हो रही हैं पुलिस में और नागरिकों में, और ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में भी हो रहा है, कई जगह हो रहा है कि इसके खिलाफ में। तो अब इसका जो है फ़ायदा जो है कुछ लोग उठाना चाह रहे हैं। तो ईरान भी ऐसा चाहता है, लोग बोलते हैं कि ईरान ऐसा चाहता है कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम सऊदी अरब में या फिर उसके जो भी पड़ोसी देश हैं उस पर हमला कर दें। बिना मतलब का भी हमला क्या है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब में कभी भी वो हमला कर सकता है। और हमला के पीछे भी फिर हो सकता है कि अमेरिका जो है बैक टू बैक इनके साथ में है, सऊदी अरब के साथ में, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि रिलेशन थोड़े ख़राब हुए हैं किसको लेके, ओपेक को लेके, कि जो पेट्रोलियम होता है ये चाहता है प्रोड्यूस ज़्यादा किया जाए, अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा उत्पादन किया जाए पेट्रोल का, और सऊदी अरब ने 20% की कमी कर दिया है। इसमें जो है अमेरिका को नुकसान है क्योंकि वहाँ से अमेरिका ज़्यादातर फ्यूल उठा ले जाता है। तो ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी खींचातानी चल रही है और कई ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि एनी टाइम मतलब अगले जो है 15-20 दिनों में खाड़ी के किसी भी देश में ईरान हमला कर सकता है। ज़्यादा टारगेट पे सऊदी अरब है, लेकिन ईरान तो काफ़ी मजबूत है, अगर जिस पे हमला अगर वो करता है तो उसका काफ़ी नुकसान कर सकता है ईरान। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है इसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।